पुराने कर्मचारियों ने सब ने एक तरफा वोट दिया है। पुलिस कर्मचारियों का वोट, जिनको साप्ताहिक अवकाश के लिए कहा गया है, उस समाज का वोट मिल रहा है। हमारे घोषणा पत्र में समाज के हर व्यक्ति को शामिल किया गया है। इस समाज का एक एक जो व्यक्ति है वो मेरे घर आके मुझसे काम करने की झंडे बैनर मुझसे ले जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम ना पैसा लेंगे ना हम कुछ करेंगे। हमारा संकल्प है कि हम बीजेपी ने जितना हमको ठगा है हम उसको पहले बाहर निकालेंगे, फिर हम कोई बात करेंगे। हमारे नेता की आइडियोलॉजी और उनके काम को देखते हुए समाज के हर वर्ग ने, यहाँ तक के ठाकुर समाज के लोग जो हैं जिनके नाम पर योगी आदित्यनाथ ने उनको भी ठगा है, उस समाज का भी वोट हमारे तरफ आ रहा है। जो कूड़े घर को उसका जवाब जनता देने को बैठी है। भले वो जाके दबंगई गुंडई से पैसों के बल पर झंडे लगा रहे हैं, लेकिन वोट अगर एक भी बूथ में मिल जाए तो मैं गुलामी लिखा लूँगा। एक वोट उनको तमाम बातों पे, कहीं बिरादरी के नाम पे, कहीं इसको उनका कल सगा भतीजा मेरे पास आया था, सगा भतीजा जिसके पिताजी ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके इनको विधायक बनाया। उस भतीजे ने कहा कि मेरी 13 साल, अब तो वो 17 साल का, 13 साल की उम्र में मुझको, मेरे बाप को, मेरी माँ को मार के बेइज्जत करके थाने भिजवाया, मेरी गाड़ी सीज़ करा दी, मेरी नई स्कूटी सीज़ करा दी, मेरी फार्चूनर सीज़ करा दी। हम आपके साथ हैं, आपका एजेंडा। तो मैंने कहा बेटा तुम बच्चे हो और तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हारे घर का मामला है, इस घर के मामले को हम इस तरह से नहीं बना रहे हैं। अगर तुम्हारी पीड़ा है तो तुम आओ, हमें सपोर्ट करो। कह हम तो कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप मेरे घर की तरफ आके संपर्क कीजिए। कल वो आया यहाँ पे, यही कार्यालय में जहाँ आप बैठे, यहीं बैठ के उसने बात करी। तो जो विधायक अपने सगे भाई का, एक खून के रिश्ते का, उसको नहीं हो सका तो जनता का क्या होगा? ये जनता जवाब देने के लिए बैठी है। तो अब आप समझ लीजिए कि 365 बार अगर एक ही की रिपेयरिंग करोगे तो आप समझ सकते हैं कि घोटालों का कितना बड़ा एक इंडस्ट्री लग गई है। उद्योग पूरे बंद हैं, पैदल चलना दूभर है, ट्रक कैसे आएंगे जाएंगे जब इतने बड़े बड़े गड्ढे। तो ये जाजमऊ पूरे शहर की एक पहचान थी जिसको इन लोगों ने मिटाने का काम किया। हमारी सरकार के आते ही हम जाजमऊ टेंडर की, उद्योग की बहाली में जो उचित कदम होंगे, पार्टी ने हमारे पहले कह रखा वो उठाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं कानपुर की छावनी विधानसभा और हमारे साथ जो आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं, आपको बता दें उनके विषय में। आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं छावनी विधानसभा से, हसन रूमी जी। हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। पहला सवाल आपसे यही है, क्या है इस बार आपका चुनावी विजन और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। चुनावी विजन हमारे विधानसभा क्षेत्र की पानी, बिजली, सड़क को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। मूलभूत सुविधाओं का जब हम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार बनने के बाद हम यहाँ पे हमारे यहाँ दक्षिण में एक भल्ला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए हम सरकार हमारी बनती है तो हम उसमें उसका जो बनती क्या लगभग बनी रही है सरकार। जो 2 चरण के चुनाव आए हैं, चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें लगभग दूसरे दलों का सुपड़ा साफ है और 100 से अधिक सीटें 2 चरणों में जब हम ला रहे हैं तो अभी 5 चरण बाकी हैं। इन 5 चरणों में हम लोग 400 सीटें, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का विज़न है, जीतने की तरफ जा रहे हैं। हमारे नेताजी ने, अखिलेश जी ने जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा किया है, पुराने कर्मचारियों ने सब ने एक तरफा वोट दिया है। पुलिस कर्मचारियों का वोट, जिनको साप्ताहिक अवकाश के लिए कहा गया है, उस समाज का वोट मिल रहा है। हमारे घोषणा पत्र में समाज के हर व्यक्ति को शामिल किया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ साथ जो जनमानस जुड़ रहा है, ये एकता और अखंडता और भाईचारे का चुनाव दिख रहा है। जो ध्रुवीकरण के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बराबर कोई ना कोई जुमलेबाजी करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता पूरी समझ गई है, जनता ने पूरे तौर पर नकार दिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये हताशा और निराशा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह, उनके पास अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो अपने विकास की उपलब्धि बताते, कभी कोई ध्रुवीकरण का कोई मुद्दा दे देंगे, कभी कोई मुद्दा ध्रुवीकरण की बात करने लगेंगे, जिसको मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए जनमानस और सारी जनता समझ गई है कि योगी आदित्यनाथ जो वास्तव में एक सन्यासी हैं, उनको अपने मंदिर में भेजने के लिए पहले तो गोरखपुर भेज दिया था और गोरखपुर के
अब अपने उसी मठ में रहेंगे जिस मठ में वो उस मठ का संचालन करते थे। सर जी बिल्कुल बात आपकी कहीं ना कहीं ये जाहिर सी है और ये चर्चा जो है यूपी चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो अब तो खैर उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये चर्चा होने लगी है कि यूपी का चुनाव हो और यूपी में हिंदू मुस्लिम की चुनाव में बात ना हो, धर्म जाति की बात ना हो तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा है। क्या विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा ये मुद्दे नहीं रह गए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने केवल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करने की बातें की हैं। 22 लाख युवाओं को, नौजवानों को रोज़गार देने की बात की है। कन्या विद्याधन जो हमारी सरकार 12 से 17 में थी, जो योजनाएं चलती थी उनको बहाल करेंगे, बल्कि बहाल करने के साथ साथ विधवा वृद्धा पेंशन जो 500 थी उसको 1500 करने की बात की। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहीं पर भी ध्रुवीकरण और धार्मिक बातें नहीं की हैं। समाजवाद को लेकर चल रहे हैं, सर्वमान्य नेता हैं वो, इसलिए समाज के हर वर्ग ने उनको स्वीकार किया है। जो वर्ग बसपा से नाराज़ था, जो बसपा की आइडियोलॉजी से जुड़ा था, जो अपने मिशन से भटक गई बहुजन समाज पार्टी, उसका वोट कभी कभी दूसरे दलों में शिफ्ट हो जाता था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीति और उनके विज़न को देखते हुए वो लोग अब उस जगह नहीं जा रहे हैं जिस जगह पहले गए थे। भारतीय जनता पार्टी वाले इस ध्रुवीकरण में सबसे बड़ा एक सेगमेंट मानते थे SC ST वोट का, कि ये वोट तो बिल्कुल हमारी तरफ आ ही जाएगा जब हम ध्रुवीकरण की बात करेंगे। अब कि वो पूरा वोट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, इस समाज का एक एक जो व्यक्ति है वो मेरे घर आके मुझसे काम करने की झंडे बैनर मुझसे ले जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम ना पैसा लेंगे ना हम कुछ करेंगे। हमारा संकल्प है कि हम बीजेपी ने जितना हमको ठगा है हम उसको पहले बाहर निकालेंगे, फिर हम कोई बात करेंगे। हमारे नेता की आइडियोलॉजी और उनके काम को देखते हुए समाज के हर वर्ग ने, यहाँ तक के ठाकुर समाज के लोग जो हैं जिनके नाम पर योगी आदित्यनाथ ने उनको भी ठगा है, उस समाज का भी वोट हमारे तरफ आ रहा है। अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, बैकवर्ड का, क्योंकि बैकवर्ड के तो आरक्षण कोई खा गई है। इसलिए हर मोर्चे पर फेल सरकार। जब सरकार ने देखा कि मंदिर जो बन रहा है उसको हम गलत बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बना पाए वो, तब उन्होंने जो है अभी आज योगी आदित्यनाथ के हम कोई बयान देख रहे थे उसमें ध्रुवीकरण की बात लग रही थी। जो जनता समझ चुकी है इनके खोखले वादे, झूठी बातें, गुमराह करने की बातें, अब कोई बहकने वाला नहीं है। इस समय पूरे प्रदेश में जो माहौल भाईचारे का है वो तो मैंने इससे पहले, मैं हालांकि 12 में भी चुनाव लड़ा था, 12 में जो मैं चुनाव लड़ा था उससे 200 गुना ज़्यादा भाईचारा मुझे इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आप जाते होंगे, आप देखते होंगे कि आप तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों से बात करिए, दूसरे समाज के लोगों से बात करिए, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो भाईचारे की उपलब्धि है और इसका श्रेय मेरे नेता अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को जाता है। हसन जी, हमने आपके, जैसा आपने बताया, हमने आपके क्षेत्र का सर्वे भी किया और भी प्रत्याशियों से बात भी करी। जो मुख्य चीज़ें हमको सामने दिखाई दी, जैसे आपने खुद बोला कि सड़कें यहाँ पे, कूड़ा का बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि आपका फैतपुरगंज क्षेत्र की तरफ जो कूड़ा घर है या जो उस तरह के जो क्षेत्र हैं जो हाँ मलिन बस्ती टाइप की है, कूड़ा वहाँ से उठता ही नहीं है, मतलब ये आलम है वहाँ। देखिए, फैतपुरगंज में जहाँ पे आप कूड़े घर की बात कर रहे हैं वो तो कूड़ा घर बनाया वहाँ के विधायक ने। जो विधायक वहाँ के जो कूड़े घर को उसका जवाब जनता देने को बैठी है। भले वो जाके दबंगई गुंडई से पैसों के बल पर झंडे लगा रहे हैं, लेकिन वोट अगर एक भी बूथ में मिल जाए तो मैं गुलामी लिखा लूँगा। एक वोट उनको तमाम बातों पे, कहीं बिरादरी के नाम पे, कहीं इसको। उनका कल सगा भतीजा मेरे पास आया था, सगा भतीजा, जिसके पिताजी ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके इनको विधायक बनाया। उस भतीजे ने कहा कि मेरी 13 साल, अब तो वो 17 साल का, कर 13 साल की उम्र में मुझको, मेरे बाप को, मेरी माँ को मार के बेइज्जत करके थाने भिजवाया, मेरी गाड़ी सीज़ करा दी, मेरी नई स्कूटी सीज़ करा दी, मेरी फॉर्चूनर सीज़ करा दी। हम आपके साथ हैं, आपका एजेंडा। तो मैंने कहा बेटा तुम बच्चे हो और तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हारे घर का मामला है, इस घर के मामले को हम इस तरह से नहीं बना रहे हैं। अगर तुम्हारी पीड़ा है तो तुम आओ, हमें सपोर्ट करो। कहले हम तो कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप मेरे घर की तरफ आके संपर्क कीजिए। कल वो आया यहाँ पे, यही कार्यालय में जहाँ आप बैठे, यहीं बैठ के उसने बात करी। तो जो विधायक अपने सगे भाई का, एक खून के रिश्ते का, उसको नहीं हो सका तो जनता का क्या होगा? ये जनता जवाब देने के लिए बैठी है। ये उनके पड़ोस में रहते हैं, इनका नाम इनायत अंसारी है। ये आए हैं, ये इनसे ज़रा आप इनसे चाहे अलग से पूछ लीजिए, ये बताएंगे। तो मैं
कहा जाए तो कुल मिलाकर के विरोध है जो वर्तमान से प्रत्याशी जो विधायक हैं यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं सोहेल अंसारी की, चूंकि छावनी विधानसभा के लिए कहा जाता है कि कानपुर की एक ऐसी सीट है जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। रघुनंदन सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी से है, सोहेल अंसारी आपने बताया, उनकी पूरी जानकारी तो आपने स्वयं ही दे दी। क्या लग रहा है टक्कर इस बार किससे? देखिए, ये मैं मुझसे एक सम्मानित चैनल ने कहा था कि इतना परसेंटेज उतना परसेंटेज, और आपने भी किसी तरह मेरा 100% वोट यहाँ पे मैं एक बिरादरी और एक धर्म के नाम पे चुनाव ना लड़ना चाहता हूँ, ना मैं लड़ रहा हूँ। मैं जितना यहाँ के जितने वोटर हैं 3,59,000, मैं उन 3,59,000 वोटरों में अपना दावा कर रहा हूँ और उनकी चौखट पे जाकर अपने लिए वोट मांग रहा हूँ और उनकी समस्या का समाधान करने का वादा कर रहा हूँ। इसलिए जैसा माहौल अब की मुझे दिखा है, अब यहाँ आप जब बैठेंगे तो यहाँ पे मेरे कार्यालय में अधिकांश उस समाज के लोग दिख जाएंगे जो समाज हमें कभी वोट नहीं देता था। तो ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी का एक विज़न है, सबको साथ लेके चलना, भाईचारा और भाई से भाई को मिलाने का, ये उस विज़न का कमाल है ये। तो इसलिए ये 100% बाहुल क्षेत्र, मैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है कि नहीं है, मेरा इस पर कोई आपसे कोई समय आप मैं आपकी बात समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म के लोग हो, सभी मतदाता आपके साथ खड़े हुए हैं। चूँकि छावनी विधानसभा में एक चीज़ और देखी गई, चूँकि छावनी परिषद भी इसमें आता है, पॉश एरिया भी है, माता गंगा का किनारा भी है, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, शिव जी के स्थान है, बहुत सारी मतलब ऐसी धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं, मज़ारे भी हैं। अगर बात गंगा जी की करी जाए, धार्मिक आश्रमों की जाए, तो वहाँ पर जो हमारी टीम ने जो सर्वे किया, आज भी पता चलता है कि वहाँ पर जो कुछ लोग जाते हैं वो नशे का सेवन वहाँ पर करते हैं। मतलब आध्यात्मिक चीज़ें वहाँ ना होकर के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो क्या कभी इन सब चीज़ों के विषय में कोई जानकारी आपको मिली? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और इस विषय में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो ये योगी का लॉ एंड ऑर्डर है। जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में चिलम की वहाँ पे चिलम की अब जब सफाई होगी ना तो चिलम के ट्रक मिलेंगे। तो ये तो एक जब हमारा मुखिया जो प्रदेश का है, शुरुआत तो वहीं से होती है, इंस्पिरेशन पब्लिक वहीं से लेती है। ये जो आपका ये जो क्षेत्र जहाँ आप बैठे हैं, ये कानपुर ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, टेक्सटाइल की मिलों के नाम से। जब कपड़े की मिलें थी तो उसको कांग्रेस के रिजीम में एक मिल को बंद किया गया, एक मिल बंद हो गई। आज सारी मिलें बिक रही हैं। सुनने में आया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बच्चों ने उसकी ज़मीनें खरीद ली हैं। अब इसकी सत्यता का कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझे ये सुनने में आया है। दूसरी तरफ जो ये जो जाजमऊ है, इस जाजमऊ ने पूरे देश के अंदर ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर लेदर की पहचान करके बनाया है। अब ये पहचाना जाता है ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर लेदर इंडस्ट्रीज़ के नाम से। उसको भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की सरकार ने, क्योंकि ऐसा लगता है कि चमड़े का काम सिर्फ एक वर्ग करता है, लेकिन चमड़े के काम के बारे में मैं आपको बता दूं, चमड़े के काम से हर महीने 10 लाख लोग रोज़गार पाते हैं। जो जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन का जो ट्रीटमेंट का जो प्लांट है, पॉल्यूशन का ट्रीटमेंट प्लांट, ये इन लोग नहीं लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस हज़ारों करोड़ लेते हैं इनसे, वो प्लांट नहीं लगा रहे हैं। और ना लगा के वो टेंडी वालों को कहते हैं जो आपका इंटरनल ट्रीटमेंट प्लांट है उसको आप बढ़ाइए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए। लेकिन इंटरनल ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एक होती है, उस पर डोमेस्टिक पानी भी जाता है, कमर्शियल के साथ साथ हमारे आपका गंदा पानी भी जाता है, घरों का भी जाता है। तो एक ही जी सलूशन क्या लगता है? गंगा जी की बात करें, मतलब कि सलूशन ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि डोमेस्टिक, भाई हमसे हाउस टैक्स लेते हैं, तो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट प्लांट जब तक गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, जब तक ये टेंडी वालों के ऊपर झूठे आरोप लगाएगी, जब तक ये तो आरोप लगा रहे हैं। आज यहाँ की सड़कें जो एक तो पॉल्यूशन वाले इनको परेशान कर रहे हैं। आप टेंडी के बाहर जाइए, ज़रा सर्वे कीजिए, 20-20 फीट गहरे गड्ढे। नकामी गंगे जो हज़ारों करोड़ घोटाले के नाम से जानी जाती है, नमामि गंगे इन्होंने नाम रखा है, लेकिन हम लोग ने इसका नाम नकामी गंगे रखा है। हज़ारों करोड़ घोटाले में लिप्त ये जब ये सरकार जाएगी तो आप ये देखेंगे कि इन लोग, वो तो हमारे कई ठेकेदार जानने वाले हैं, वो कहते हैं हमसे रोज़ कहा जाता है गड्ढा खोदो, फिर लीकेज दिखा के फिर वो बढ़ाया जाता है, फिर लीकेज दिखा के फिर एक गड्ढे को एक साल में 365 बार खोदा जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि 365 बार अगर एक ही की रिपेयरिंग करोगे तो आप समझ सकते हैं कि घोटालों का कितना बड़ा एक इंडस्ट्री लग गई है। उद्योग पूरे बंद हैं, पैदल चलना दूभर है, ट्रक कैसे आएंगे जाएंगे जब इतने बड़े बड़े गड्ढे। तो ये जाजमऊ पूरे शहर की एक पहचान थी, जिसको इन लोगों ने मिटाने का काम किया। हमारी सरकार के आते ही हम जाजमऊ टेंडर की उद्योग की बहाली में जो उचित कदम होंगे, पार्टी ने हमारे पहले कह रखा वो उठाएंगे।
आखिरी सवाल, चूंकि आपके पास समय का अभाव है, जनसंपर्क में निकलना है। छावनी विधानसभा की जनता हसन रूमी जी को वोट क्यों दे, और अगर इस बार विधायक आप बनते हैं तो क्या प्रमुख प्राथमिकताएं होने वाली, चूंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं आपकी? देखिए, मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं का है। पानी, बिजली, सड़क, सीवर, इनको पहले दुरुस्त करूँगा। जब ये दुरुस्त हो जाएंगे, लोग अपने कारोबार, अपने गंतव्य पर जाने के लिए स्मूथली जब मूवमेंट करेंगे तो कारोबार की रफ्तार भी तेज़ होगी, रोज़गार भी तेज़ होगा। उसके बाद फिर हम दूसरी हमारी जो प्राथमिकता है, स्कूल और अस्पताल, इस शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। ये 5 साल का समय अगर पार्टी ने मुझको प्रत्याशी की हैसियत दिया और हमारे सम्मानित मतदाता अपने विधायक की हैसियत से मुझे देंगे, जैसा मुझे लगने लगा है, प्रतीत हो रहा है कि चुनाव एक तरफा है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग पर चुनाव का दावा करती है, मुझे हर वर्ग से मुझे वोट मिल रहा है। दूसरी पार्टी के विधायक को 5 साल मिला। 2012 में हम 3 लोग लड़े थे, एक और लड़े थे, वो तो अब पार्टी में निष्क्रिय हो गए, वो कांग्रेस से लड़े थे। तो 3 ये लोग जो लड़े थे, ये जो विधायक हैं ये बसपा में थे, इन्होंने कांग्रेस में आए, 5 साल इनको मिले, इन्होंने पूरा 5 साल ठगा। उससे पहले वाले जो लड़े थे 12 में जो विधायक, जिन्होंने मुझको हराया था, मैं दूसरे नंबर पे था, भदौरिया जी की बात। भदौरिया, उन्होंने मुझको हराया था, दूसरे नंबर पे मैं था। 17 में मुझको टिकट मिला, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रचार के बाद, मतलब मेरा नॉमिनेशन हो गया, फिर पार्टी ने के ऊपर दबाव बनाया इन कांग्रेसियों ने। पार्टी ने मुझसे कहा तुम प्रचार बंद कर दो, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी मुझको यहाँ के मतदाताओं ने 6000 वोट दिए, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। हाथ जोड़ के मना किया कि मुझे वोट ना दो, मेरी पार्टी ने मुझे रोक दिया है और मैंने रुक गया। लेकिन हमारे पार्टी की लोकप्रियता, हमारी अपनी मेहनत, इन सब बातों को लेकर और मेरे लिए जो पब्लिक की सहानुभूति है लगातार 10 साल जनता के बीच में रहने की, वो मुझको लाभ देगी। मेरी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो समाज के हर वर्ग के लिए है, इसलिए हमें पूरे समाज का वोट मिलने जा रहा है। रिज़ल्ट चौंकाने वाले होंगे। जो अभी अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पे हैं, ऊपर वाले का करम हुआ और उसने चाहा इंशाअल्लाह, तो ये देख लीजिएगा आप, ज़मानत शायद बच पाए उन लोगों की, क्योंकि इन दोनों के आगे पूर्व लगने जा रहा है। एक के यहाँ लग गया और एक तो है ये पूर्व। पूरे मोदी की लहर में जब वो नहीं जीत पाया, मोदी की लहर बड़ी लहर थी 2017 में, तो अब तो लहर अखिलेश जी की है, और अखिलेश जी की लहर में कौन जीतेगा ये आपको मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आपने हमको अपना समय दिया। और आपने देखा कि किस तरीके से हसन रूमी जी ने बताया कि जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग की मतदाता हो, सब उनके साथ में है। और जो दो, एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, उनको वो हराने का पूरा मादा रखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित है। तो फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा, 10 तारीख को मालूम पड़ेगा किसकी जीत और किसकी हार हुई। उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना वोट देने जरूर जाइएगा, ये हम आपसे अपील करते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम, और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में।